बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुनीर अहमद। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू साइटोलॉजी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने साइटोलॉजी को डिफाइन किया था, साइटोलॉजी की एटिमोलॉजी बताई थी कि साइटोलॉजी की मीनिंग क्या है। फिर उसके बाद हमने फादर ऑफ साइटोलॉजी को डिस्कस किया था। देन फिर हम सेल की तरफ आए थे कि सेल क्या है, सेल की एटिमोलॉजी क्या है, सेल की जो शेप्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं। फिर उसके बाद सेल साइज की तरफ आए थे कि सेल का जो एवरेज साइज है वो कितना है। ह्यूमंस बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। फिर उसके बाद लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आए थे कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कैसे फाइंड करते हैं। मींस के वो सेल बेटर सर्वाइव करता है जिसका साइज लार्ज हो या जिसका जो साइज है वो स्मॉल हो। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह हम फॉर्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी एंड सेल थ्योरी के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और यह भी डिस्कस करेंगे कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मूलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मूलेशन का क्या मतलब है। फॉर्मूलेशन फॉर्मूलेट से निकला है, जिसका मतलब होता है टू प्रिपेयर, किसी चीज को बनाना। सेल का मतलब आपको पता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड थ्योरी क्या है? जब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। सबसे पहले उस प्रॉब्लम पे ऑब्जर्वेशन का जो स्टेप है वो अप्लाई किया जाता है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदा करना, किसी भी चीज़ को किसी खास पर्पस के लिए गौर से देखना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट से क्या होगा? कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे। उन क्वेश्चंस पे क्या होंगे? एक्सपर्ट क्या करेंगे? अपनी स्टेटमेंट्स देंगे। जब एक्सपर्ट्स अपनी स्टेटमेंट्स देंगे, उन स्टेटमेंट्स को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस किसी भी एक्सपर्ट या जो साइंटिस्ट है उसकी जो स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेशन है, जो ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। जब हाइपोथेसिस पे फर्दर रिसर्च की जाए, एक्सपेरिमेंट्स किए जाए, उसके बाद एनालिसिस किया जाए, अगर उसमें जितने भी एविडेंसेस हैं, अगर वो एविडेंसेस फेवर करें तो उस टाइम उसको हम क्या कहेंगे? थ्योरी कहते हैं। और फिर थ्योरी पे अगर रिसर्च, एक्सपेरिमेंट फर्दर किया जाए और उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए तो उसको हम प्रिंसिपल या लॉ कहते हैं। यह तो जर्नल सी बात थी। अब यहां पे सेल थ्योरी का क्या मतलब है? जब सेल थ्योरी, सेल पे ऑब्जर्वेशन की गई, उसके बाद हाइपोथेसिस दिए गए, हाइपोथेसिस के बाद जब डिफरेंट एविडेंसेस एनालिसिस किया गया और जितने भी एविडेंसेस थे उन सब ने क्या किया? फेवर किया उन बातों पे, तो फिर हमने उसको किसका नाम दे दिया है? सेल थ्योरी का नाम दे दिया है। अब हिस्ट्री ऑफ फॉर्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी पे बात करते हैं। फॉर्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो ग्रीक फिलोसफर्स का है, क्योंकि उन्होंने नेचुरल लाइफ या वर्ल्ड के बारे में जो है वो डेटा कलेक्ट किया। उन फिलोसफर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफर था वो एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उसने कहा, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड, कि एनिमल्स एंड प्लांट्स में कुछ रिलेशनशिप पाया जाता है। उस टाइम माइक्रोस्कोप उस तरह से इन्वेंट नहीं थी, तो क्वेश्चंस आना शुरू हो गए कि इनमें किस चीज का रिलेशनशिप पाया जाता है। उसके बाद रॉबर्ट हुक, जो एक ब्रिटिश या इंग्लिश साइंटिस्ट था, जो एक फेमस फिलोसफर भी था, जिसने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई और उस माइक्रोस्कोप में वो 30 टाइम मैग्नीफाई करके किसी भी चीज को देख सकता था। उसने क्या किया? इस माइक्रोस्कोप में
स्लाइस ऑफ कार्क की स्टडी की। जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइस ऑफ कार्क रखा तो उसने क्या देखा कि उसमें स्मॉल स्पेसेस या कंपार्टमेंट्स थी। किसमें? स्लाइस ऑफ कार्क में। और उसने इन स्पेसेस या कंपार्टमेंट्स को सेलुलाई का नाम दे दिया। क्यों नाम दिया? क्योंकि उस टाइम लैटिन में जो स्मॉल रूम्स हों या कंपार्टमेंट्स हों या स्पेसेस हों, उनको लैटिन में क्या कहते थे? लैटिन में सेलुलाई या सेल्स कहते थे। तो रॉबर्ट हुक वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम क्या देखा? सेल्स को देखा अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप से। और उसने ये डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप को, डिस्कवरी ऑफ सेल्स को एक बुक में पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये काम कब किया उसने? सेल को कब देखा उसने? 1665 में। इसके बाद जो फोर्थ वन है एंटोन वॉन लीवनहुक है, जिसने 1674 में माइक्रोस्कोप को और मॉडिफाई किया और इस माइक्रोस्कोप में वो 300 टाइम मैग्नीफाई करके देख सकता था। और उसने क्या किया? एक ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर लिया और उसको इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उसने क्या देखा कि इस ड्रॉप ऑफ वाटर जो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा था तो कुछ स्मॉल क्रिएचर उसे नजर आई। उसने इस स्मॉल जो क्रिएचर थी जो स्विमिंग कर रही थी, इसको उसने एनिमल्क्यूल्स का नाम दे दिया था। ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम एनिमल्स को किस में देखा? माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। उसके बाद फोर्थ वन है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जिसने 1809 में एक स्टेटमेंट दी। उसने क्या कहा? नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू। कोई भी बॉडी है वो मस्ट सेल से मिलकर बनती है, सेलुलर टिश्यू से मिलकर बनती है। अगर वो सेलुलर टिश्यू से नहीं मिलकर बनी देन वो बॉडी ही नहीं है। फिर उसके बाद फिफ्थ वन जो था डोनाल्ड था, जिसने क्या किया? माइक्रोस्कोप की जो लेंसेज थे इंप्रूव की क्वालिटी, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके बाद नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिसने 1831 में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इसके बाद जो नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मिथाइल श्लाइडन, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट कहते हैं वो साइंटिस्ट जो प्लांट्स की स्टडी करता है। जब ये प्लांट्स की स्टडी कर रहा था, कब? 1838 में, तो इसने ये कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड फ्रॉम सेल्स। एंड नेक्स्ट वन है जिसको थियोडर शवान कहते हैं, जिसने 1839 में स्टडी की, जो एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था। ज़ूलॉजिस्ट किसको कहते हैं? वो साइंटिस्ट जो एनिमल्स या जू या एनिमल्स के बारे में स्टडी करता है, जिसको हम ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं। जब वो एनिमल्स की स्टडी कर रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसने भी देखा जो एनिमल्स की बॉडी है वो किससे मिलकर बनती है? सेल से मिलकर बनती है। सो ऑल, इसने स्टेटमेंट दी, ऑल एनिमल्स आर आल्सो मेड फ्रॉम सेल्स। और ये जो मिथाइल श्लाइडन और थियोडर शवान था, इनकी ये जो दो स्टेटमेंट्स थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जिसने सेल थ्योरी की बेस दी थी। सेल थ्योरी में हम देखेंगे कि जो सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं इन्हीं से निकले हैं। नेक्स्ट जो है रुडोल्फ विर्को है। रुडोल्फ विर्को एक जर्मन
पैथोलॉजिस्ट था जो 1840 में डिवाइडिंग सेल की स्टडी कर रहा था। जब वो स्टडी कर रहा था तो बड़ा ही हैरान हुआ। उसने ये देखा जो नए सेल्स बन रहे हैं वो पुराने सेल ही डिवाइड होकर नए सेल बनाते हैं। और उस टाइम उसने हैरान होकर ये कहा, ओमनेस सेलुला सेलुला, जिसका यह मतलब था न्यू सेल एराइज फ्रॉम न्यू सेल्स arise from pre-existing cell। मीन्स के जब भी नया सेल बनेगा वो पुराने सेल से ही डिवाइड होके बनेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है लुईस पास्चर है, जिसने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जब भी न्यू बैक्टीरिया बनता है तो वो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से ही डिवाइड होके बनता है, फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी पे हमने बात कर दी है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए अबाउट सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी पे बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जो सेल थ्योरी का मेन क्रेडिट जाता है वो 3 साइंटिस्ट को जाता है। एक का नाम है मिथाइल श्लाइडन, जो क्या था, जर्मन बॉटनिस्ट था जिसने प्लांट्स पे स्टडी की और यह कहा था कि ऑल प्लांट्स इज मेड फ्रॉम सेल्स। एंड दूसरा है थियोडर शवान, यह जर्मन जूलॉजिस्ट था जिसने एनिमल्स पे स्टडी की थी और यह कहा था ऑल एनिमल्स इज मेड फ्रॉम सेल्स। एंड थर्ड वन है रुडोल्फ विर्को, जो जर्मन पैथोलॉजिस्ट था जिसने डिवाइडिंग सेल की स्टडी कर रहा था और उसने यह कहा था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब मेन पॉइंट्स जो हैं वो उस पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड फ्रॉम सेल्स। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज से मिलकर बनते हैं, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? सेल्स हैं। एंड नेक्स्ट वन है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि दूसरा पॉइंट यह है कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मीन्स के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर भी यही बनाता है क्योंकि यह बिल्डिंग ब्लॉक है, और बिल्डिंग बना के पूरी स्ट्रक्चर बना के फिर इसमें फंक्शन भी परफॉर्म करता है। मीन्स के सेल है मेटाबॉलिज्म करेगा, मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में एटीपी बनाएगा। एटीपी क्या है? एनर्जी है, और यही एनर्जी सेल के ग्रोथ के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए यूज होती है। सेल्स आपस में मिलते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू क्या करते हैं? कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फंक्शनल यूनिट है। एंड थर्ड वन है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि कोई भी सेल खुद से नहीं बनता। पहले यह समझा जाता था कि जो सेल्स हैं ये खुद बहुत बन जाते हैं, एबायोजेनेसिस से। लेकिन जब रुडोल्फ विर्को जब उसने स्टडी की तो उसने कहा ओमनिस सेलुला, जितने भी सेल हैं वो डिवाइड होकर कोई दूसरे सेल्स बनाते हैं। एंड फोर्थ वन है all cell contain hereditary material which transfer from parent to
ऑफस्प्रिंग, पेरेंट टू डटर सेल। इसका क्या मतलब है कि हर सेल में एक स्पेसिफिक केमिकल्स मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिनको हम हेरेडिटरी मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम डीएनए कहते हैं। ये डीएनए क्या है? हेरेडिटरी मटेरियल है जो करैक्टर को क्या करता है? ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट सेल से डटर सेल से। ऑल सेल्स कंटेन हेरेडिटरी मटेरियल विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट सेल्स टू डटर सेल। जो पेरेंट सेल में मौजूद होता है, जब वो डिवाइड होता है तो डटर सेल में ट्रांसफर हो जाता है। फिफ्थ वन है बेसिक केमिकल कंपोजिशन of cell is similar in species, within species, is same। इस पॉइंट का यह मतलब है कि एक स्पीशी में जितने भी सेल हैं, ह्यूमन एक स्पीशीज है, जो कैट्स हैं वो दूसरी स्पीशीज हैं, इनके अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स की जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन है वो अप्रोक्सीमेटली सब में